एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध, इसके बच्चों एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों देखो, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ, बट आप लोग साथ साथ में उसको करते रहो, ठीक है? वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियोस को देखो, ताकि अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको वो चैप्टर कितना आ रहा है ना? आप लोग वीडियो देखते रहो, सुनते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग चैप्टर पढ़ो पहले, फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि बेटा एमसीक्यूज डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो याद करोगे बस, और याद करने का टाइम अभी आप लोग के पास है नहीं, और आप लोग इतने सारे एमसीक्यूज को याद भी नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग पहले चैप्टर रीड करो। तो बच्चों देखो, जो भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, उन सभी के मैं एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ, और जो नहीं है, जहां से एमसीक्यूज नहीं आएंगे बच्चों, वो भी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग पहले चैप्टर को देखो, फिर एमसीक्यूज लगाओ। उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूंगी, बट अभी आप लोग पहले एमसीक्यूज पे फोकस करो, देन आपको प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है? तो बच्चों देखो, अभी चैप्टर का अगर नाम है, क्या है चैप्टर का नाम? भारत के विदेश संबंध। तो बच्चों देखो, ये आपकी सेकंड बुक का 4th चैप्टर है ना? और बच्चों, हम लोग सेकंड बुक में क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता के बाद का टाइम पीरियड, है ना? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, है ना? जिसमें हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब स्वतंत्र भारत के आगे 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, है ना? और उन 3 चुनौतियों को भारत ने कैसे सॉल्व किया, वो हमने पढ़ा था। तो बच्चों, पीछे के 3 चैप्टर्स क्या थे कि हमारी चुनौतियां जो थी स्वतंत्र भारत के आगे, उसको हमने कैसे सुलझाया। उसके बाद देखो बच्चों, अब एक चुनौती हमारे आगे ये भी थी, भारत के विदेश संबंध। क्योंकि देखो बच्चों, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना, ये भी एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ चैप्टर के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, जब आपको पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे आगे 3 चुनौतियां थी। क्या थी? 3 चुनौतियां थी। तो बेटा 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? एक चुनौती क्या थी बेटा? एकता और अखंडता बनाना, हाँ? एकता और अखंडता बनाए रखना, ठीक है बच्चों? तो पहली चुनौती ये थी, एकता और अखंडता बनाए रखना, जिसको बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व कर लिया था, है ना? बच्चों, एकता अखंडता कैसे बनाई थी? भारत में जितने भी रजवाड़े हैं, सभी का विलय भारत में करा के, है ना? जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है बच्चों? दूसरी चुनौती क्या थी बच्चों? लोकतंत्र स्थापित करना, है ना? तो बच्चों, लोकतंत्र कैसे स्थापित किया गया? आपको इस चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने कि हम लोगों ने संविधान कैसे बनाया था। संविधान बनाने के बाद बच्चों, हम लोगों ने चुनाव कैसे कराए, है ना? पहले चुनाव कैसे हुए, दूसरे चुनाव कैसे हुए, चुनाव कराने में क्या क्या परेशानी आई। तो बेटा, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने लोकतंत्र कैसे स्थापित करा। तीसरी चुनौती क्या थी बच्चों? विकास करना, हाँ? विकास। तो बच्चों, तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम लोगों ने विकास कैसे करा। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि हम सभी सेक्टर्स का विकास एक साथ कर सके, है ना? इसलिए हम लोगों ने क्या लेकर आए थे बेटा? पंचवर्षीय योजना लेकर आए थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे देश का विकास कैसे किया गया। विकास करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने कौन सी नीति अपनाई, जैसे कि पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, है ना बेटा? पंचवर्ष योजना के तहत हम लोगों ने क्या करा था? 5-5 साल का टारगेट ले लिया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस क्षेत्र में काम करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, अब आपका 4th चैप्टर यही है, भारत के विदेश संबंध। तो बच्चों, ये भी आपके आगे एक चुनौती थी कि बच्चों देखो, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। यानी कि बेटा, जो हमारा पूरा विश्व है, 2 भागों में बट गया था। कितने भाग में? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा था बेटा आपका? अमेरिका। और दूसरा भाग कौन सा था बेटा आपका? सोवियत संघ। और बच्चों देखो, उस टाइम पे सभी देशों के आगे एक चुनौती थी कि आपको किसी एक गुट में शामिल होना पड़ेगा। बट बेटा, उस टाइम ना भारत की स्थिति नहीं थी कि हम लोग किसी भी गुट में शामिल हो जाए, हाँ? किसी भी गुट में शामिल हो जाए। तो बच्चों देखो, उस टाइम पे हम लोगों ने कैसे अपनी विदेश संबंध बनाए, क्या करा, वो सब आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, उन बच्चों को तो पता होगा कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है? बेटा देखो, चैप्टर अगर आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर पढ़ने से आप लोग को पहले पता चलेगा कि चैप्टर में क्या है। तो देखो बच्चों, अब विदेश संबंध में बेटा मेन क्या था आपका कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना। क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी देश ऐसा देश नहीं है जिसके पास सभी कुछ चीजें अवेलेबल है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हर एक देश को विदेश नीति अपनानी बनेगी, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम लोगों ने भी ये काम स्टार्ट किया कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए, ठीक है? बट बेटा, जब हम लोग
आजाद हुए उस टाइम पे विदेश संबंध बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के टाइम पे विदेश नीति बनाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है। और बेटा भारत को उस टाइम हम लोग आजाद हुए थे और किसी भी गुट में शामिल नहीं हो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, है ना। तो बेटा किसी भी गुट में शामिल ना होने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, गुट निरपेक्षता अपनाया था, है ना। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर में मेन क्या पढ़ने वाले हो, सबसे पहले आप लोग विदेश नीति पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, विदेश नीति। दूसरा बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे इसमें, गुट निरपेक्षता पढ़ोगे। गुट निरपेक्षता बेटा भारत ने बनाया था दोनों गुटों से अलग रहने के लिए। क्या, गुट निरपेक्षता। अब देखो बेटा गुट निरपेक्षता क्यों बनाया गया था, इसमें बेटा आप लोग नेहरू जी की भूमिका पढ़ोगे चैप्टर में। किसकी, नेहरू की भूमिका पढ़ोगे। उसके अलावा बेटा क्या पढ़ोगे कि गुट निरपेक्षता बनाया क्यों गया था, उसके रीजंस क्या थे। उसके अलावा बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे, एफ्रो एशिया संबंध। क्या, एफ्रो एशिया एकता। तो बेटा एशिया और मतलब अफ्रीका के बीच में संबंध बनाने के लिए बनाया गया था एफ्रो एशिया। ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे इसमें, चीन के साथ। हाँ? चीन के साथ संबंध और संघर्ष। इस चैप्टर में बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीन के साथ संबंध और संघर्ष। क्योंकि बेटा सबसे पहले हम लोगों ने विदेश नीति अपनाई थी, तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोगों ने किसी देश के साथ संबंध बनाए थे तो वो कौन था बेटा, चीन था। कौन था, चीन। तो बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि चीन के साथ कैसे हम लोगों ने संबंध बनाए और कैसे हम लोग के जो संबंध थे चीन के साथ खराब हो गए थे। इसमें बेटा आप लोग तिब्बत की समस्या ही पढ़ोगे, है ना। कि बेटा जो तीन भारत और चीन के बीच में जो संबंध में टकराव आया था वो किसकी वजह से आया था, तिब्बत की वजह से आया था। किसकी वजह से आया था, तिब्बत की वजह से। उसके अलावा बेटा आप लोग पाकिस्तान के साथ पढ़ोगे कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे संबंध है। ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोग परमाणु नीति पढ़ोगे। क्या, परमाणु नीति। क्योंकि बेटा देखो किसी भी देश को सुरक्षित रहने के लिए, कोई भी देश सुरक्षित रहने के लिए क्या करता है, हथियार बनाता है। क्या बनाता है, हथियार बनाता है। तो बेटा उसी में से एक था परमाणु हथियार बनाना। ठीक है। बट बेटा उस टाइम पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह किए गए थे और बोला गया था कि कुछ देश हैं जो सिर्फ परमाणु हथियारों को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेटा इन सब चीज चैप्टर में आप लोग यही सब चीजें पढ़ोगे। क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है। तो बेटा देखो अभी चैप्टर में जो जो आपका बेसिक था मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और जानना है तो आप लोग पहले बुक को पढ़ो, और मैं बहुत जल्दी बच्चों इसके नोट्स भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, ताकि अगर आप लोग को बुक से नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो से पढ़ लो। ठीक है। बट आप लोग को बच्चों इस चैप्टर में जो जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया कि आप लोग विदेश नीति पढ़ोगे, निरपेक्षता के बारे में पढ़ोगे, एफ्रो एशिया एकता पढ़ोगे बेटा, है ना। उसके अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और संघर्ष कहाँ पे है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो बच्चों देखो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप लोगों ने चैप्टर एक बार रीड करो, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज को देखना। ठीक है। एक बार आप लोग एमसीक्यूज को देख लो सारे, उसके बाद एक बार दोबारा बुक पढ़ लेना। अगर बच्चों आप लोग को एमसीक्यूज नहीं समझ आ रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप लोग जाके दोबारा से बुक पढ़ो। ठीक है। तब आपको समझ आएगा इस चैप्टर में क्या है। बट ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल है नहीं, चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप लोग अच्छे से इन चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ आएगा। ठीक है। अच्छा देखो अब आप लोग का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब भारत की विदेश नीति बनाई गई थी तो उसमें नेहरू जी ने क्या क्या उद्देश्य रखे थे। क्योंकि बेटा देखो हमारे देश के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो बेटा हमारे देश के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो बेटा इन्होंने ही अपने आप को क्या बना रखा था, देश का विदेश मंत्री बना रखा था। क्योंकि देखो बेटा उस टाइम पे विदेश नीति के लिए किसी और पे भरोसा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नेहरू जी ने खुद ही को विदेश मंत्री बना रखा था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब विदेश मंत्री वो बने तो उन्होंने अपनी विदेश नीति के लिए 3 बड़े उद्देश्य क्या क्या रखे। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर है पहला कि कठिन संघर्ष से प्राप्त समरूपता को बचाए रखना। बेटा कठिन संघर्ष का मतलब क्या होता है, हम लोग को जो आजादी मिली बड़े संघर्ष से मिली है। आपको पता है कि हम लोग 6 साल की गुलामी झेलने के बाद आदि मतलब आजाद हुए थे। तो बेटा उस समरूपता को बचाए रखना। तो पहली बेटा हमारी विदेश नीति क्या थी कि हम लोग अपनी समरूपता को बचा के रखेंगे। दूसरा बेटा क्या था अपना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे। क्या, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता क्या होती है बेटा, हमारे देश में जो एकता और अखंडता है उसमें कभी टकराव ना है, यानी कि विभिन्न जातियों के बीच में कभी कोई टकराव ना है। तो बेटा विदेश नीति में ये भी एक महत्वपूर्ण था। तीसरा बेटा कि तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। क्या, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखो बेटा जब नेहरू जी ने विदेश नीति अपनाई थी तो उसमें उनके 3 यही मेन 3 उद्देश्य थे।
हाँ, जब विदेश नीति अपनाई गई थी कि हम लोग अपनी समरूपता को बनाए रखेंगे, देश में एकता बनी रहेगी और हम लोग तेजी से विकास करेंगे। तो बेटा इन 3 चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या बनाई थी अपनी विदेश नीति, ताकि हम लोग अपना आर्थिक विकास कर सके और आर्थिक विकास के साथ हम लोग के देश में क्षेत्रीय अखंडता बने रहे और हमारे जो समरूपता है, यानी जो हमारा अधिकार है, मतलब यानी कि जो हमारा पकड़ बना रखी है हम लोगों ने, वो दोबारा से ना छूट जाए। ठीक है? तो बच्चों पहले का तो मैंने आपको आंसर बता दिया। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ। अब देखो बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था, क्या कब हुआ था। तो बच्चों देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो बेटा देश में मतलब क्या करने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए बेटा, और दूसरे देशों से अगर मान के चलो कोई देश अगर आपके ऊपर हमला करता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए। क्या चाहिए, सेना। तो बेटा उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, जो क्या करेगी, देश की सुरक्षा करेगी। क्या करेगी, देश की सुरक्षा करेगी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने करी थी। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है बेटा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी है बेटा सुखदेव। तो बेटा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो बेटा देखो, देश को इन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना करी थी, स्वतंत्रता से पहले ही कर दी थी। ठीक है, बट जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसने स्वतंत्रता के बाद भी भारत की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, हमारी आर्मी ने। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो अपना यही था। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी, कब करी थी। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है 1940, ऑप्शन नंबर बी है 1942, ऑप्शन नंबर सी है 1955 और ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो बेटा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1952 में हुई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था। तो बेटा भारत छोड़ो आंदोलन लाने के बाद ही हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1942 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। तो देखो बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखो, देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। तो बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और साथ में बेटा ये देश के पहले विदेश मंत्री थे। उसके अलावा बेटा पहले गृह मंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और बेटा राजेंद्र प्रसाद पहले देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। क्या थे, राष्ट्रपति। इसके अलावा बेटा उपराष्ट्रपति कौन थे, बेटा उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बेटा ये क्या थे, देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर सच अरे बेटा सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, सॉरी सॉरी। तो बेटा देखो, आपके देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जिनके बर्थडे पे आप लोग क्या बनाते हो, टीचर्स डे बनाते हो, क्योंकि बेटा ये पेशे से क्या थे, टीचर भी थे। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है इसके बाद कि 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले में लेकर इसके ऊपर हमला करा था। तो बेटा सुएज एक नहर है, इसके लिए ब्रिटेन ने 1956 में किस देश के साथ, किस देश के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है हंगरी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो स्वेज नहर है वो मिस्र में बहती है, पे बहती है मिस्र में। तो बेटा स्वेज नहर को लेके ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, मिस्र के ऊपर हमला कर दिया था। क्या कर दिया था, मिस्र के ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 1956 में सोवियत संघ ने किसके ऊपर आक्रमण किया था। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1956 पे स्वेज नहर को लेकर ब्रिटेन ने हमला करा था। अब आपसे पूछ रहा है कि 1956 में ब्रिटेन, सोवियत संघ ने किसके ऊपर हमला करा था। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन था ब्रिटेन ने, तो बेटा ब्रिटेन ने किसके ऊपर हमला करा था, मिस्र के ऊपर। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि सोवियत संघ ने किसके ऊपर हमला करा था। तो बेटा आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो बेटा 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर हमला करा था। के ऊपर हमला करा था, हंगरी के ऊपर। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों
कि नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने एशिया के साथ संबंध बनाने के लिए मतलब संबंध सम्मेलन कब आयोजित किया था? तो बेटा आपको मैंने बताया था कि एफ्रो एशिया सम्मेलन लाया गया था। तो बेटा एफ्रो एशिया सम्मेलन क्या था? अफ्रीका देशों के साथ क्या बनाना? संबंध बनाने के लिए नेहरू जी ने एक सम्मेलन रखा था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या बोलते थे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था। क्योंकि देखो बच्चों इस चैप्टर में नहीं है, तो आपका गुट निरपेक्ष था और दूसरा आपका एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इसकी आयोजन कब किया गया था? तो बेटा देखो आपका ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1947, ऑप्शन नंबर सी है बेटा अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है आपका फरवरी 1949। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1947। तो बेटा देखो आजादी से पहले ही भारत ने अफ्रीका के साथ संबंध बनाने के लिए एशियाई संबंध सम्मेलन रखा था। क्या रखा था? एशियाई संबंध रखा था करने के लिए के साथ संबंध बनाने के लिए। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते थे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या बोलते थे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। ठीक है, तो बेटा देखो इसका जो मतलब गठन है वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका गठन हुआ था इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में किया गया था। देखो बच्चों इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्रो एशिया सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एशिया के साथ अफ्रीका के संबंध बनाने के लिए एफ्रो एशिया सम्मेलन किया गया था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इसका जो जब बैठक हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर है 1945 बांडुंग, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 1955 बांडुंग, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 1960 एशिया और बेटा आपको ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर है 1955 में बांडुंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1955 में बांडुंग में हुआ था। ठीक है, तो बेटा ये जो एफ्रो एशिया सम्मेलन था इसको नेहरू जी ने स्टार्ट करा था। किसने स्टार्ट करा था? नेहरू जी ने। किसके साथ संबंध बनाने के लिए? अफ्रीका के देशों के साथ। किसके साथ? अफ्रीका के देशों के साथ। इसके बाद देखो बेटा इसका जो सम्मेलन हुआ था सम्मेलन इसका 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1947 के मार्च में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा जब भारत आजाद हो गया तो बेटा भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए। तो ये बेटा देखो उस टाइम पे इंडोनेशिया गुलाम था और बेटा इंडोनेशिया अफ्रीका देशों में आता है। ठीक है, तो बेटा इंडोनेशिया को आजाद कराने के लिए भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखो बेटो मतलब जब इंडोनेशिया आजाद हो गया उसके बाद एफ्रो एशिया का दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेटा इसका दूसरा सम्मेलन बांडुंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांडुंग में हुआ था। और कब हुआ था? 1950 में 1955 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बांडुंग सम्मेलन। कई बार बेटा आपसे एग्जाम में पूछता है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बेटा कब हुआ था? 1950 में बांडुंग में हुआ था। ठीक है, अब बेटा इस जो सम्मेलन की नींव थी वो किसके लिए डाली गई थी? गुट निरपेक्षता की नीति की नींव थी डाली थी। ठीक है, तो बेटा इसी सम्मेलन में क्या बना था? गुट निरपेक्षता बना था। क्या बना था? गुट निरपेक्षता। इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको बेटा। तो देखो बच्चों अब देखो आगे ना क्वेश्चन बेटा ये लगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकी सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी है बेटा पेरिस सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में और बेटा आपको ऑप्शन नंबर डी है इनमें बांडुंग सम्मेलन में। तो बच्चों देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कब पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन में। तो बेटा देखो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था नेहरू जी ने बनाया था और बेटा इसका मेन मोटिव क्या था? दोनों गुटों से अलग रहना। क्या? दोनों गुटों से अलग रहना। तो बेटा जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में। कब हुई थी? 8 सितंबर 1956 में। और बेटा इसका मुख्यालय कहाँ पे है गुट निरपेक्ष का? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है? मुख्यालय। और बेटा इसकी नींव कब पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। और बेटा जब इसकी स्थापना हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की तो इसमें 5 मेन नेता थे। तो बेटा कौन कौन देश था जब इसकी स्थापना हुई थी? तो बेटा इसमें सबसे पहला यूगोस्लाविया था। कौन था? यूगोस्लाविया। दूसरा बेटा इसमें मिस्र था। कौन था? मिस्र। तीसरा बेटा इसमें कौन थे? भारत शामिल था क्योंकि बेटा भारत ने इसकी मतलब सबसे पहले भारत रखी थी। इसके अलावा बेटा इसमें कौन था? घाना। कौन था?
घाना। और बेटा इसके अलावा कौन था इसमें? इंडोनेशिया। तो बेटा गुट निरपेक्ष आंदोलन में 5 देश संस्थापक देश थे, जिन्होंने क्या रखी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी, जिसका मेन मोटिव क्या था? दोनों गुटों से अलग रहना। क्या? दोनों गुटों से अलग रहना। तो बेटा उस टाइम पे यूगोस्लाविया से किन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा यूगोस्लाविया के इसमें जोसेफ जोसेफ ब्रोज टीटो थे। कौन थे बेटा? जोसेफ ब्रोज टीटो। इसके अलावा बेटा भारत से कौन थे? आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो इसने जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इसके अलावा बेटा मिस्र से कौन थे? मिस्र से आपके जमाल अब्देल नासिर। तो बेटा ये आपके मिस्र के नेता थे। इसके अलावा बेटा आपके घाना से कौन थे? बेटा घाना से आपके थे क्वामे नक्रुमा। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके इंडोनेशिया से कौन थे? तो बेटा इंडोनेशिया से सुकर्णो थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो बेटा गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा देखो इसका जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो बेटा इसका आखिरी सम्मेलन 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। अब बेटा इसमें कितने मेंबर हैं? तो बेटा गुट निरपेक्ष में अब 120 से ज्यादा मेंबर है। क्या है? 120 से ज्यादा क्या है इसमें? सदस्य हैं। ठीक है। और बेटा आपको ये पता होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन रखा क्यों गया था। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है आपको 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1961, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपका 19 ऑप्शन नंबर सी है 1960 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 1970। तो बच्चों देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था कब हुआ था? वो तो बेटा इसका पहला सम्मेलन, तो देखो बेटा इसका जो पहला सम्मेलन था, कोई बताएगा कब हुआ था बेटा इसका पहला सम्मेलन? तो देखो बच्चों, इसके बाद देखो बेटा आपका पहला सम्मेलन जो इसका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो बेटा देखो इसका पहला सम्मेलन था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। का गुट निरपेक्ष का। ठीक है। और बेटा ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? तो बेटा जो ये सम्मेलन था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड के। और बेलग्रेड कहाँ पे बेटा? यूगोस्लाविया में। तो यहाँ पे इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ऊपर क्या पूछा था बच्चों? हुआ था। अब क्या पूछ रहा है? कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। वही मैंने आपको ऊपर बताया था। और बेटा बेलग्रेड कहाँ पे है आपका? यूगोस्लाविया में। कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों देखो, चीनी क्रांति हुई थी जब देखो, चीनी क्रांति होने का मतलब क्या था बच्चों? चीन ने आजाद होने के लिए चीनी क्रांति करी थी। क्या करी थी? चीन की क्रांति हुई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है जो चीनी क्रांति हुई थी उसका मेन मोटिव क्या था? बेटा देखो जो इसकी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में। इसी के बाद बेटा क्या हो गया था? क्योंकि चीन 1949 में आजाद हुआ था, उसके बाद चीन को विकास करने के लिए ये लोग चीनी क्रांति लेकर आए थे। लेकर आए थे चीनी क्रांति। तो बेटा शुरू में चीन ने कौन सी विचारधारा अपना रखी थी? समाजवादी विचारधारा। इसमें कौन सी विचारधारा अपना रखी थी? समाजवादी। और बेटा यहाँ पे किसका शासन था? माओवादी का शासन था। किसका शासन था? माओवादी का शासन था। कहाँ पे? चीन में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ था? तो बच्चों देखो, पंचशील एक समझौता था जिसमें ना कुछ एग्रीमेंट पे साइन किए गए थे और इस पे साइन भारत और चीन ने करा था। बट आपसे पूछ रहा है कि ये साइन कब किए गए थे? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है 20 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर बी है 25 अप्रैल 1953, ऑप्शन नंबर सी है 24 अप्रैल 1952 और ऑप्शन नंबर डी है 29 अप्रैल 1954। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 29 अप्रैल 1954 को। तो बेटा 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। उसके अलावा बेटा एक और आता है आप लोगों से कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बेटा ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये समझौता। और बेटा समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। इसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि पंचशील समझौता के दौरान भारत और चीन के बीच में प्रतिनिधित्व किसने करा था? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब पंचशील समझौता हो रहा था उस टाइम पे भारत और चीन के बीच से कौन था? तो बेटा देखो आपको भारत की साइड से सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? आपको
पता क्या लगाना है, चीन के साइड से कौन था। बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है डेंग श्याओपिंग, ऑप्शन नंबर बी है बेटा चाओ एन लाई, ऑप्शन नंबर सी है शी जिनपिंग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चीन के साइड से चाओ एन लाई थे और भारत के साइड से जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पंचशील समझौता पे क्या करे थे, हस्ताक्षर किए थे, करे थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारत और चीन के बीच में किन बातों को लेकर विवाद हुआ था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो भारत और चीन के बीच में लेके किस चीनों को लेकर विवाद हुआ था। तो पहला है बेटा सीमा विवाद। तो बेटा सीमा विवाद क्या था आपका, अरुणाचल प्रदेश। क्या था आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश का एरिया और लद्दाख के एरिया को लेके भारत और चीन के बीच में क्या होते हैं, मतलब झगड़ा रहता है, सीमा विवाद रहता है। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेके विवाद है। दूसरा बेटा तिब्बत पर चीन का कब्जा। तो बेटा जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था तो ये बात भारत को पसंद नहीं आई थी, तो इसको लेके भी भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद रहता है। तीसरा बेटा क्या था कि भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी थी। तो बेटा दलाई लामा एक गुरु थे, कहाँ के, तिब्बत के। तो बेटा उनको हम लोगों ने क्या दे दी थी, शरण दे दी थी, तो उनके लिए हुआ था। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है चीन ने भारत पर आक्रमण कब करा था। तो बेटा ऑप्शन नंबर है आपका 1960, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1965 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1967। तो बेटा चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था। बेटा चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण 1962 में किया था। कब करा था, 1962 में करा था। और किस चीज को लेकर करा था, तिब्बत की वजह से करा था। किसकी वजह से, तिब्बत की वजह से। तो बेटा 1962 में चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। उसके बेटा 1964 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। किसने, पाकिस्तान ने। उसके बाद बेटा पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर 1971 में हमला करा। कब, 1971 में। तो बेटा 1964 में हमला करा था उन लोगों ने सिंधु नदी को लेके। किसको लेके, सिंधु नदी को लेके। उसके अलावा बेटा यहाँ पे कब करा था, बांग्लादेश, मतलब कि बांग्लादेश के लिए, जब पूरी पाकिस्तान अलग होने के लिए डिमांड उतारा था। उसके अलावा बेटा 1999 में हुआ था, कौन सा आपका, कारगिल वॉर हुआ था, है ना। तो बेटा 3 युद्ध हुए थे, किसके साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1960, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेटा 1965 और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का 1959। बच्चों दलाई लामा ने भारत से मदद कब मांगी थी, 1959 में। और क्या मांगी थी बेटा मदद, कि तिब्बत को बचा लिया जाए, किससे, चीन से। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ है। बेटा आपसे पूछता है कि तिब्बती लोग हैं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं। क्योंकि बेटा देखो ये जो वाले जो लोग हैं वो लोग जब तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया था उस टाइम पे लोग भारत में आ गए थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम तिब्बती लोग कहाँ पे रहते हैं। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो बेटा तिब्बती लोग मैक्सिमम कहाँ पे रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन दिया था। बेटा आपका ऑप्शन नंबर है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है जनसंघ और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो बच्चों देखो कम सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने तिब्बत को आजाद कराने के लिए क्या किया था, समर्थन किया था, किया था, समर्थन किया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो बेटा देखा आपका ऑप्शन नंबर है बी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर बी है बेटा सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी बेटा मेजर जनरल संजीत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बी के कृष्णन ने क्या दे दिया था, अपने मतलब पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था, इस्तीफा। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के किन 2 हिस्सों पर अपना अधिकार जताया था। तो बेटा देखो आपको पता है कि चीन कौन से 2 हिस्सों में अपना कब्जा जमाता है। तो बेटा पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा बेटा आपका जम्मू कश्मीर का लद्दाख। तो बेटा इन दोनों एरिया में क्या करता है, जम्मू कश्मीर हिस्से की मांग करता है कि ये हिस्सा हमारा है। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किन राज्य का पुराना नाम है। बेटा आपसे पूछ रहा है कि नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है। बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश।
तो बच्चों से करेक्ट आंसर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम है क्या? नेफा। क्या नाम है? पुनाना, नेफा। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि नेहरू जी ने पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? अच्छा देखो, जब भारत मतलब कांग्रेस के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि ये प्रस्ताव कौन लेकर आया था? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है नेहरू के विदेश नीति के कारण। दूसरा बेटा चीन के इरादों को समय रहते ना समझ पाने के कारण। ऑप्शन नंबर सी है बेटा चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयार ना कर पाने के कारण। और बेटा ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो बेटा देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब भारत और चीन के बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। तो बेटा देखो, चीन के इरादों को भारत नहीं समझ पाया था, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था बेटा? जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण करा तो उस टाइम पे हमारी सैन्य तैयारी नहीं थी। तो बेटा इन दिनों के कारण क्या लाया गया था? भारत मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी और सी दोनों। क्या है? बी और सी दोनों। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार 1979 में चीन के दौरे पर कौन से प्रधानमंत्री गए थे? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है बेटा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी है बेटा बी के कृष्ण मेनन। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन गए थे, क्योंकि बेटा उस टाइम पे वो क्या थे? हमारे देश के विदेश मंत्री थे। क्या थे? हमारे देश के विदेश मंत्री थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब टूट टूट का शिकार हुई? तो देखो आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अब दो है, सीपीआईएम और सीपीआई। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है कब टूट गई थी? तो बेटा जो कम्युनिस्ट पार्टी है 1964 में टूट गई थी। कब टूटी थी? 1964 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुई थी? तो बेटा सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और बेटा कब हुई थी वो? बेटा 1960 में, 1962 में, 1965 में और 1967 में। तो बेटा सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने करा था? तो बेटा देखो, जब सिंधु जल संधि हुई थी 1962 में, तो बेटा आपको पता है कि उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री तो कौन थे? नेहरू जी थे। तो बेटा देखो, चारों ऑप्शन में आपको नेहरू जी तो दिख रहा है, बट अब आपको पता लगाना है कि पाकिस्तान के साइड से कौन था। क्या? पाकिस्तान साइड से कौन था? तो बेटा पाकिस्तान के साइड से आपके अयूब खान। कौन थे? अयूब खान थे। तो बेटा नेहरू जी और अयूब खान के बीच में सिंधु नदी जल संधि हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बच्चों मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बेटा ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है 1960। ऑप्शन नंबर बी है 1962। ऑप्शन नंबर सी है बेटा आप लोगों का 1965। ऑप्शन नंबर डी है 1966। तो बेटा देखो, और भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और बेटा उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे बेटा देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे? तो बताएगा कौन थे बेटा प्रधानमंत्री? आप लोग ये मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है बेटा, इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जिनकी मृत्यु भी ताशकंद में ही हुई थी। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री थे बेटा जिनकी मृत्यु भी कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। बच्चों इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी? तो देखो अभी यहाँ पे आ गया ना क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे। बेटा उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कब प्रधानमंत्री बने थे? 1964 से 1966 के बीच में। ठीक है, और बेटा उस टाइम पे ताशकंद समझौता हुआ था, वो वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो बेटा शिमला समझौता कब हुआ था? क्योंकि बेटा देखो, ये भी एक समझौता था, शिमला समझौता। तो बेटा शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। तो बेटा इस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो बेटा इंदिरा गांधी के टाइम पे समझौता किया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेटा देखो, शिमला समझौता के दौरान मैंने आपको भारत से तो बता दिया,
कौन थी? इंदिरा गांधी। अब आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के साइड से कौन थे, तो बेटा पाकिस्तान के साइड से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था? तो देखो बेटो, अभी तक आप लोग 3 समझौते पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? ताशकंद समझौता। उसके अलावा बेटा आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था? सिंधु नदी समझौता, है ना? सिंधु नदी समझौता। उसके बेटा तीसरा कौन था आप लोगों का? शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। तो बेटा ये तीनों समझौते तो हम लोगों ने किसके साथ करे थे? पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा बेटा पंचशील योजना थी। बेटा पंचशील योजना किसके साथ थी? भारत और चीन के बीच में थी। बेटा ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था बेटा? 1962 में। और बेटा शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, और बेटा पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो बेटा कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। उस टाइम बेटा देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे। बेटा अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो बेटा रक्षा विभाग उत्पाद की स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1960 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई थी? बेटा रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो बच्चों देखो, पहली आपको पहले बता देती हूँ। बेटा पहली कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 तक। दूसरी कब थी बेटा? 1956 से 1970 1961 तक। उसके बेटा तीसरी कब थी आपकी? 1961 से 1967 तक। और बेटा चौथी कब थी? बेटा चौथी थी आपकी 1967 से 1972 तक। बेटा आपसे पूछ रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बेटा आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कब शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बेटा चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1969 में। फिर देखो बच्चों, 2 साल हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में, उस समझौते को बढ़ा दिया था। इसकी वजह से बेटा ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब तक चलाई गई थी? 1969 तक। कब तक चलाई गई थी? 1969 तक। इसके अलावा बेटा चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो बेटा 1969 में। कब शुरू हुई थी? 1969 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बेटा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बेटा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में। तो बेटा पोखरण आपका राजस्थान में है, जहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके अलावा बेटा दूसरा परमाणु परीक्षण 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि होमी जहांगीर बाबा कौन थे? तो बेटा होमी जहांगीर बाबा कौन थे? तो बेटा होमी जहांगीर बाबा एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बेटा चीन ने परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो बेटा देखो, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी है। क्या है? एनपीटी। जिसमें बोला गया था बच्चों कि 1967 से पहले, क्या 1967 से पहले जिनके पास परमाणु हथियार है, तो वो लोग तो परमाणु हथियार बना सकते हैं। उसके अलावा बेटा बाकी किसी देश को परमाणु हथियार बनाने की, मतलब परमाणु हथियार बनाने के लिए मना कर दिया गया था। कर दिया गया था, परमाणु हथियार मना कर दिया गया था। तो बेटा सुरक्षा परिषद में जो भी स्थायी सदस्य थे, उन्होंने दुनिया के देशों पर 1968 में क्या कर दिया था? परमाणु अप्रसार संधि को थोप दिया था। बेटा 1968 में ये संधि थोपी गई थी। तो इसमें बोला गया था बेटा, इस संधि के तहत कोई भी देश परमाणु हथियार ना बना सकता है, ना उसका परीक्षण कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तो बेटा इसकी जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1968 में। और इसमें क्या था बेटा मेन कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। तो बच्चों इसका भारत और पाकिस्तान ने क्या करा था? विरोध करा था। क्या करा था? भारत और पाकिस्तान ने विरोध करा था। उसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? तो बेटा अरब इजराइल युद्ध 1973 में हुआ था 1973 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? क्या परमाणु अप्रसार संधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई थी? तो बेटा परमाणु अप्रसार संधि 1995 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। यानी कि अब बोला गया कि 1995 तक जिन लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है वो लोग परमाणु हथियार बना सकते हैं और बाकी देशों को नहीं बनाना। तो बच्चों इस टाइम पीरियड तक भारत और पाकिस्तान या काफी सारे देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुके थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो बेटा सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो बेटा ये भी एक तरीके से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए एक बनाई गई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि इजराइल कब आजाद हुआ था? बेटा इसराइल कब आजाद हुआ था? तो बेटा इसराइल 1948 में आजाद हुआ था। बट बेटा जब ये आजाद हुआ था ना, तो भारत ने इसको एक देश मानने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? इसको एक देश मानने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे इसराइल के साथ ज्यादा अच्छे संबंध थे नहीं शुरू में। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इसराइल एम्बेसी कब खुली? एम्बेसी क्या होता है बेटा? एम्बेसी बेटा एक ऐसी जगह होती है जो हर एक, जैसे कि मान के चलो कि भारत में भी इसराइल की एम्बेसी है जो क्या करती है, अपनी कंट्री को हमारी कंट्री में क्या करती है, मतलब कंट्री मतलब बताती है, काम करती है। ठीक है। तो बेटा ऐसी भारत में भी इसराइल की एक एम्बेसी है जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। बेटा आपसे पूछ रहा है कि भारत में इसकी एम्बेसी कब खुली थी? तो बेटा कब खुली थी? 1992 में खुली थी। कब? 1992 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल कब गए थे? तो बेटा नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसराइल कब गए थे? 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि इसराइल के प्रधानमंत्री भारत कब आए थे? तो बेटा इसराइल के प्रधानमंत्री भारत 2018 में आए थे, क्योंकि बेटा 2017 में हम लोग गए, उसके बाद 2018 में इसराइल के प्रधानमंत्री भारत में आए। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु नीति का उद्देश्य क्या था? तो बेटा देखो, हम लोग को जो परमाणु हथियार बनाने थे तो उसका मेन उद्देश्य क्या था आपका, कि अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग हथियार बनाएंगे, शांति को बनाए रखेंगे, और तीसरा बेटा परमाणु हथियार का प्रयोग भी मतलब परमाणु हथियार का प्रयोग पहले कभी नहीं करेंगे। अगर आगे से कोई हमला करता है तब तो करेंगे, बट वैसे हम लोग कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि यही आपका क्वेश्चन था कि परमाणु हथियार बनाने की हमारी नीति का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों आपका एक करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्या आंसर है? उपरोक्त सभी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा उस टाइम पे उनका प्रधानमंत्री कौन था? तो बेटा उस टाइम पे उनका प्रधानमंत्री था अयूब खान। कौन थे बेटा? अयूब खान। क्योंकि पहले पहले बेटा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। उसके बेटा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अयूब खान। कौन बने थे? अयूब खान। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बेटा बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बेटा बांग्लादेश का निर्माण 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो बेटा भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों? तो बेटा दूसरा परमाणु मतलब जो परीक्षण कब किया गया था? 1998 में किया गया था। किया गया था 1998 में हुआ था बच्चों, 1998 में हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे? तो बेटा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि हमारी विदेश नीति किस टाइप की होगी? तो बेटा वो आपको बताया गया है अनुच्छेद 51 में कि हमारी विदेश नीति किसके आधार पे बनाई जाएगी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? तो बेटा देखो, जब हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद अपनी नीति बनाई तो उसमें हम लोगों ने इसको महत्व मतलब किसको महत्वपूर्ण माना था? तो बच्चों देखो, पहला है कि जनतंत्री समाजवाद की स्थापना, कि बेटा जब देश में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो जनता के हक में लिया जाएगा। दूसरा बेटा क्या था कि भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक
सामाजिक व्यवस्था के बीच में समन्वय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? समन्वय बनाया जाएगा। तीसरा क्या है बेटा आप लोगों का कि वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। तो बेटा वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? एक देश, अभी आपको पता है ना कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में, तो उसका थीम ही यही था, वसुधैव कुटुंबकम। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? उपरोक्त सभी। क्या आंसर है? उपरोक्त सभी। के बाद देखो बच्चों, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय नीति बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन करता है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब विदेश नीति बनाई गई थी और वो अनुच्छेद विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन करता है? तो बेटा आप लोग का ऑप्शन नंबर है अंतरराष्ट्रीय शांति में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी है बेटा राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर सी है बेटा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन। और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से उपयुक्त सभी। तो बेटा पहला आपका विदेश नीति में क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा क्या था बच्चों आप लोगों का? राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध रखना। तीसरा क्या था बेटा? अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। तो बच्चों देखो अभी आप लोग का ऑप्शन है, तो देखो बच्चों अब आप लोग को दो चीजें याद रखना है। हमारी जो विदेश नीति बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, क्या क्यों बनाई जाती थी, और विदेश नीति जब हम लोगों ने बनाई थी तो उसका मेन मोटिव क्या था। ठीक है, तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछता है और आप लोग को बच्चों पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ पढ़ने से काम चल जाएगा तो बेटा पढ़ने से काम तो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप लोग क्या करना पड़ेगा कि अच्छे से एक बार चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया ना तब तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी करने में। बट अगर बच्चों आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, बच्चों देखो अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सा सही है। तो देखो बच्चों अब आप लोग क्वेश्चन है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों कई बार ऐसा भी आता है कि कौन सा सही है। बेटा आपका ऑप्शन नंबर है देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना। ऑप्शन नंबर बी है बेटा विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी है बेटा प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी है बेटा आप लोगों का उपयुक्त सभी। बच्चा आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, क्या कि कौन सा सही है। तो बच्चों देखो आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, अगर आप लोग को पता होगा कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे तब तो आप लोग बता लोगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, बेटा आपका कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन आगे पीछे दोनों में सेम है, बट देखो ऑप्शन अलग अलग हो गए ना। ऑप्शन दोनों में क्या है आप लोगों का अलग है, क्या है अलग है। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बेटा देखो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सा निम्नलिखित में सही है। तो बच्चों देखो ये भी क्वेश्चन वही है, बट देखो यहाँ पे भी क्या है, वहां पे अलग था, यहाँ पे और अलग ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग है ना, क्वेश्चन तो वही है बट ऑप्शन अलग है, क्योंकि बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो अलग होंगे होंगे। तो देखो बच्चों आप लोग का पहला है कि नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर बी है मानव अधिकारों की रक्षा की गई। ऑप्शन नंबर सी है बेटा उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी। इसके बाद देखो बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है। तो बेटा देखो जब भारतीय विदेश नीति बनाई जा रही थी इसके निर्माता कौन थे, तो बेटा सभी को पता है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्योंकि बच्चों देखो यही थे जो देश के पहले विदेश मंत्री थे। बच्चों सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों इसके बाद देखो बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। तो बेटा जो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी वो कब हुई थी। तो बेटा शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्योंकि बच्चों देखो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, तो बेटा सोवियत संघ के विघटन के बाद ही
क्या हुआ था? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। क्या हो गई थी? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा G15 से आपको समझ आ रहा है कि G15 का मतलब ही क्या है? 15 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन। तो यानी कि बच्चों इसमें कितने देश थे? 15 देश थे। कितने देश थे? 15 देश थे। तो बच्चों देखो, अब G15 में कौन कौन से मेंबर थे इसके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बच्चों G15 में कौन कौन से मेंबर्स थे? बट अगर G15 की बात करूं, बेटा G15 में एक तो 15 मेंबर्स है, अब करंट में बेटा इसमें 17 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर है? 17 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन थे? बेटा उस टाइम पे इसमें यूरोप के देश शामिल थे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G15 का सदस्य है? बेटा आपको ऑप्शन नंबर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है बेटा ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा आप लोगों का चीन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का भारत। बेटा G15 में हम लोग भी शामिल है। क्या? G15 में भारत भी क्या है? शामिल है। तो देखो, आप लोगों से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है G15 क्या है? मतलब आप लोगों को पता ही नहीं होता कि G15 क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ तो सब कुछ रहे हैं, हम लोग को पता कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए बच्चों आप लोग को पता लगाना इन सब चीजों को बहुत जरूरी है। सिर्फ बुक में जितना है उतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा बच्चों। ठीक है, कि हम लोगों ने जितना है उतना पढ़ने से। तो बच्चों देखो, G15 विकासशील देशों से बना हुआ एक समूह था। कितने देशों से? विकासशील देशों से बना हुआ एक समूह था। ठीक है, और इसमें कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे। और वो 15 देश कौन से थे? अगर वो आप लोग मेरे से पूछोगे बेटा, फिर आप लोग खुद जाके इसको पढ़ना कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है, तो बच्चों देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई थी? तो बेटा कोलकाता से ढाका जाने के लिए एक बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि किसने करी थी? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी है बेटा H.D. देवगौड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो बच्चों H.D. देवगौड़ा से जिन्होंने कोलकाता और ढाका के बीच क्या करी थी? बस यात्रा की शुरुआत करी थी। तो बेटा 11 दिन के लिए प्रधानमंत्री नहीं थे, कुछ दिनों के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि वजह देखो, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो बेटा आपसे पूछ रखता है कि फिर फरक्का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो बेटा जो फरक्का समझौता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो बेटा देखो, जो फरक्का बांध है वो भारत और बांग्लादेश के बीच को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेटा भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था। कौन सा? फरक्का समझौता। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब लागू की गई थी? तो बेटा दिल्ली से लाहौर जाने के लिए बस चालू की गई थी। तो बेटा कब चालू की गई थी? 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था? तो जब पाकिस्तान जितने एरिया को मांगता है हमसे कश्मीर का, वो कितना एरिया है जो वो हम लोगों से मांगता है? 32,000 वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तान का एरिया है। मतलब जम्मू कश्मीर का एरिया है, इसको पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारा एरिया है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो बेटा भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था आपका? आर्यभट्ट प्रथम। कौन सा था आपका? आर्यभट्ट प्रथम। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम प्रशिक्षित किया गया था? तो बेटा आपका जो प्रथम अंतरिक्ष यान है इसको कब टेस्ट किया गया था? 1975 में। क्योंकि बेटा देखो 1974 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके एक साल बाद ही हम लोगों ने अंतरिक्ष पे जाने के लिए आर्यभट्ट प्रथम बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व परिचायक है? तो बेटा जब देखो सोवियत संघ का अंत हो गया था, तो सोवियत संघ बेटा जब था तो हमारा विश्व दो ध्रुवीय था, और बेटा जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो हमारा विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय। क्या बन गया था? एक ध्रुवीय। तो बेटा हम लोग एक ध्रुवीय किसको बोलते हैं? तो बेटा अमेरिका को बोलते हैं, क्योंकि बेटा दो ध्रुवीय विश्व में कौन कौन था आपका? अमेरिका और सोवियत संघ। तो बेटा जब सोवियत संघ खत्म हो गया, ध्रुव में कौन बचा आप लोगों का? अमेरिका बचा।
उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो बेटा आपसे पूछ रहे हैं कि तनावों का जो दौर था वो कब शुरू हुआ था। तो बेटा कब शुरू हुआ था, 1970 के बाद। कब शुरू हुआ था, 1970 के बाद। कहाँ पे, भारत में, क्योंकि बेटा उस टाइम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से ये शुरू हो गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा था। तो बेटा किसने करा था, नेहरू जी ने करा था। और बेटा इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बेटा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, भारत। कौन सा है, भारत। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि इस वर्ष लाई थी। तो बेटा ये भी एक तरीके से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए संधि बनाई गई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जो संधि है लाई गई थी, बेटा ये संधि लाई गई थी 1970 में लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1970 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर करे थे। तो बेटा किसने करे थे, शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसके बीच में हुआ था बच्चों। ये क्वेश्चन तो अच्छा है बच्चों, ये वाला तो आप लोग बता सकते हो। उस टाइम पे बेटा वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। और हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी बेटा, इंदिरा गांधी। तो बेटा इन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो बच्चों देखो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तभी भारत उसमें शामिल हो गया था। तो बच्चों देखो, भारत उसमें कब शामिल हुआ था, 1945 में। क्योंकि बेटा ये कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि कौन सा वर्ष भारत चीन के मित्रता के रूप में माना जाता है। तो बेटा आपका कौन सा वर्ष है जो भारत और चीन के बीच में मित्रता का मतलब वर्ष माना जाता है। बेटा वो है आपका 1988। बेटा 1988 में से भारत और चीन के बीच में क्या हो गया था, समझौता हो गया था, क्योंकि राजीव गांधी गए थे दौरे पे, उसके बाद हो गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट में पूछ रहा है 2014 में भारत और चीन के बीच में संबंध सुधारने के लिए प्रधान भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल करी थी। तो बेटा आपको पता है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, नरेंद्र मोदी को। तो बेटा नरेंद्र मोदी में सत्ता में आने के बाद चीन के साथ क्या करे थे, अपने संबंध सुधारने की कोशिश की थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो बेटा वार्सा संधि जो थी वो सोवियत संघ ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सोवियत संघ ने बनाई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं था। तो बेटा इसमें पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। तो बेटा पश्चिमी जर्मनी किसमें शामिल था, नेटो में शामिल था। ठीक है। तो बेटा देखो, अमेरिका ने 3 संधियां बनाई थी। कौन कौन सी, नेटो, सीटो और सेंटो। तो बेटा ये 3 संधि बनाई थी अमेरिका ने, जबकि बेटा सोवियत संघ ने कौन संधि बनाई थी, वार्ता संधि। तो बेटा जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे वो लोग थे वार्ता संधि में थे, और बेटा जो लोग अमेरिका के पक्ष में थे वो लोग नेटो में शामिल थे। तो बेटा जो पश्चिमी जर्मनी था वो नेटो में था, जबकि पूर्वी जर्मनी किस में था, इसमें था। बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, पश्चिमी जर्मनी। क्या है, पश्चिमी जर्मनी। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन इसके बाद कि देखो बच्चों, इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि परमाणु अपप्रसार संधि, जो आपके बच्चों देखो, आपकी परमाणु अपप्रसार संधि है। एक मिनट रुको बच्चों, बेटा परमाणु अपप्रसार संधि किस, परमाणु अपप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बेटा जब परमाणु अपप्रसार संधि आई थी तो इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी। बट आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सोवियत संघ में नहीं हुई थी बेटा, यहाँ पे गलत लिखा है। कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी। तो बेटा वो कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि किसने कहा था कि भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही तहित कर रहेगा कि हम बिना किसी किसी से नाराज हुए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा आपसे पूछ रहा था कि अगर हमें अपने हित कर के लिए काम करना है तो हमें सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो बेटा ये बात आपको किसने बोली थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेटा शीत युद्ध क्या था? तो बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों के बीच में पारस्परिक विरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या था? तो बेटा गुट निरपेक्षता का अर्थ था किसी भी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। क्या? स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता प्रासंगिकता और भी अधिक है। तो बेटा ये कथन किसका था? तो बेटा देखो, बहुध्रुवीय जब विश्व चल रहा था उस टाइम पे जो गुट निरपेक्षता था एक प्रासंगिक संगठन था। तो ये बात किसने बोली थी? तो बेटा ये बात किसने बोली थी? तो बेटा ये बात बोली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी। किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटो क्या है? तो बेटा नेटो एक अमेरिकी गुट का एक सैनिक संगठन था। क्या था? एक सैनिक संगठन था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट किसने बनाया था? तो बेटा वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का एक सैनिक संगठन था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया था? तो बेटा उन्होंने हमला 1956 में करा था। कब करा था? 1956 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू से नासिर और टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना करी थी? तो बेटा किस संगठन की स्थापना करी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। उसके बाद देखो बच्चों, आपसे पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों इसका शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो बच्चों देखो, इसका जो सम्मेलन हुआ था भारत में, तो बच्चों इसका सम्मेलन हुआ था भारत में 7वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। कब? 1983 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो बेटा पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बेटा इसमें क्या था? सबसे पहला कि एक दूसरे के एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। दूसरा बेटा एक दूसरे के देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा बेटा दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये तीनों क्या था? पंचशील समझौते में लिखा गया था। क्या किया गया था? लिखा गया था। ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? उपरोक्त सभी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग की वीडियो खत्म हो रही है क्योंकि देखो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोग के सारे डाल दिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इतना क्वेश्चन इनफ है। ठीक है। बट बेटा अच्छे से पढ़ना इनको। ठीक है। और बच्चों कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू एवरीवन।